हाँ जी, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी एक अगली क्लास लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। और देखिए, हमारा सिलेबस अब तो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से गति पकड़ने लगा है। हमारे सिलेबस में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि जुलाई से ठीक पहले, यानी इस मई के महीने में और जून के महीने में मुझे आप लोगों को कम से कम 8 चैप्टर पूरे कराने हैं। तो देखिए, हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से सही चल रहे हैं। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करा चुके हैं, एक क्लास उसमें पढ़ चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने इस चौथे चैप्टर की पहली क्लास में केवल आपकी जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह ही पढ़ा था। सामान्य परिभाषाएं पढ़ी थी, जैसे चालक है, विद्युत रोधी है, और आपके मुक्त और बद्धावेश है वगैरह वगैरह। कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज की क्लास हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक, जो टॉपिक किसी पर भी निर्भर नहीं करता, वो टॉपिक आज की हमारी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक का हमारा नाम है परावैद्युत पदार्थ और उसका ध्रुवण। देखिए, ध्रुवण शब्द आप पूरी फिजिक्स में 2 जगह लेकर यूज में लेंगे। 2 जगह सुनने को मिलेगा आपको। एक जगह तो यहीं पर परावैद्युत पदार्थ में, और दूसरी जगह सुनने को मिलेगा आपको ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का जब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे कि तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी में लास्ट टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। वो चीज़ हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्रुवण का मतलब क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो हमें डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जनरेट किया जाएगा, ये सब पढ़ना है। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और परावैद्युत पदार्थ ये सब समझने हैं, तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर है उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समीप में है, बिल्कुल पास में है, नाभिक के बिल्कुल समीपतम कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। और जब उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा तो उसको आसानी से मुक्त कराया नहीं जा सकता। ठीक है? तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होते हैं, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में होते हैं? बद्ध अवस्था में। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के साथ बंधे हुए हैं, वहां पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, इसका मतलब हम उसको अचालक पदार्थ लेते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है? और कल मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि कुचालक पदार्थों में एक कैटेगरी और आती है। कुचालक पदार्थ वो है जिनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कभी भी चालकता प्रदर्शित नहीं कर सकते। उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में रहते हैं। क्लियर? अच्छा, लेकिन उन कुचालक पदार्थों में एक कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का नाम है परावैद्युत पदार्थ। उन कुचालक पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के साथ बंधे तो हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के साथ बंधे तो हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित विद्युत क्षेत्र लगाने पर, आप इस पर विद्युत क्षेत्र लगाओगे, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। तो जैसे ही तुम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती जाएगी, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा मिलेगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके मुक्त हो सकता है। मतलब आपके कुचालक पदार्थों में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन परावैद्युत पदार्थ में, लेकिन किसमें? परावैद्युत पदार्थ में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन उसको फ्री हमें कराना पड़ेगा। उस पदार्थ में पहले से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चालक पदार्थों में स्वतः मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो परावैद्युत पदार्थों में स्वतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना पड़ेगा उच्च विद्युत क्षेत्र लगाकर। क्या लगाकर? उच्च विद्युत क्षेत्र लगाकर। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, लेकिन उसको मुक्त हमें कराना पड़ेगा। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए, परावैद्युत पदार्थ की जो परिभाषा मैंने समझाई वही सब लिखा हुआ है। पढ़ते एक बार कि वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश, वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल
प्रबल हो, नाभिक का आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग हो, अर्थात इन पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं। इन पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं, परंतु इन पदार्थों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, इन पदार्थों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये पदार्थ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अर्थात वे पदार्थ जो स्वयं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, वे पदार्थ जो स्वयं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब है तो कुचालक, है तो कुचालक, परंतु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं, ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इनको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर है? तो सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो है तो कुचालक, यानी जो विद्युतीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, लेकिन एक विद्युत क्षेत्र लगाने पर, एक स्थिति में इतना विद्युत क्षेत्र लगाने पर, अधिक मान का विद्युत क्षेत्र जब इन पर लग जाता है तो उस स्थिति में ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। मतलब है तो ये कुचालक ही, परावैद्युत पदार्थ है तो कुचालक, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में और कुचालक पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन हो रहेगा तो बद्ध अवस्था में ही नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा नाभिक के आकर्षण बल से, लेकिन कुचालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को आप मुक्त नहीं करा सकते और इसके इलेक्ट्रॉनों को हम उच्च विद्युत क्षेत्र लगाकर मुक्त करा सकते हैं। तो कंपैरिजन से समझ में आ गया, ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल कौन है? कांच, मोम, एबोनाइट, कागज, तेल, अभ्रक। ठीक है, वायु भी परावैद्युत पदार्थों में गिनी जाती है। तो कांच, मोम, एबोनाइट, कागज, तेल, अभ्रक, मतलब ये है तो कुचालक ही, लेकिन उचित परिस्थितियों में ये चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सुनिए, आपके परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, एक है ध्रुवी और दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के पढ़ाऊंगा मैं आज। पहला है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले बारी है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ की। किसकी बारी है? ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ की। परिभाषा से समझते हैं। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ, परावैद्युत पदार्थों में भी ऐसे पदार्थ कि जिन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा, लेकिन इनका प्रत्येक परमाणु द्विध्रुव के रूप में है, इनका प्रत्येक परमाणु द्विध्रुव के रूप में है, मतलब आपके प्लस और माइनस क्यू आवेश में डिवाइडेड है, तो इन्हें ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे देखना HCl, H2O, NaCl। आप बताइए कि जब आप HCl को लिखोगे तो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, तो प्लस और माइनस से मिलकर क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, आपका H2O, तो H प्लस और OH माइनस, ये भी वैद्युत द्विध्रुव बन गया। आपका है NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, इनसे भी मिलकर द्विध्रुव बन गया। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में एक धनायन है तो दूसरा ऋणायन है, एक धनायन है तो दूसरा ऋणायन है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो वो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। कैसा है? ध्रुवी। अब उसके बाद अध्रुवी पढ़ाऊंगा तब अध्रुवी को समझाऊंगा, पहले ध्रुवी को समझते हैं। तो वे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का। मान लीजिए ये आपका ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है और इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है 0। बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या लगा हुआ है? 0। तो इसका प्रत्येक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव के रूप में होगा। प्रत्येक परमाणु कैसे रूप में? वैद्युत द्विध्रुव में। तो देखिए, अब मुझे ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण करना है। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का क्या करना है? ध्रुवण। ध्रुवण करने का मतलब है उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न करना। पहले ही परिभाषा थी कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। हमें परावैद्युत पदार्थ में विद्युतीय गुणों को उत्पन्न कर देना
ही उस पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। तो पर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में विद्युतीय गुण उत्पन्न करने हैं, यानी उसका ध्रुवण करना है। तो देखिए, अब चूंकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये बात क्लियर है। परंतु सामान्य अवस्था में सभी परमाणु अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते हैं। तो होता क्या है कि ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसका प्रत्येक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव के रूप में है, लेकिन वो बिखरे रहेंगे। वो क्या रहेंगे? बिखरे, उल्टे सीधे आकृतियों में रहेंगे, उल्टे सीधे बिखरे रहेंगे। सभी परमाणु आपके बिखरे रहेंगे, यानी अव्यवस्थित रूप से उनकी कोई भी निश्चित संरचना नहीं होगी। क्लियर है? तो आप बताइए कि जब ये एक दूसरे की दिशा से अलग अलग बिखरे हुए हैं तो क्या ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्णों को निरस्त नहीं करेंगे? क्योंकि प्रत्येक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है -q से +q की ओर, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्राप्त होगा? 0। क्या प्राप्त होगा? 0। अब मैं जो इसके ऐसे करके जो डायग्राम यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, आपको ये डायग्राम इधर बनाना है। ठीक है, जो डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो डायग्राम आपको इसके आगे इधर बनाना है। क्लियर है? अब सोचिए, आपने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, आपने इस पर क्या लगा दिया? बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो बताइए, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगेगा निश्चित तौर पर। दूसरे चैप्टर में ही पढ़ाया था मैंने, पहले चैप्टर में ही। तो उस पर बलाघूर्ण लगेगा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। और वो बलाघूर्ण क्या कार्य करता है? वो बलाघूर्ण आपके द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। वो बलाघूर्ण आपके द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो आपके सभी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। आपके सभी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। और किधर कौन सा आवेश होगा? आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है धनावेश पर। तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर हो जाएंगे, सभी धनावेश इधर हो गए। ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है तो सभी के सभी ऋणावेश इधर हो गए। क्लियर है? तो इस तरह जब विद्युत क्षेत्र हम लोग लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उन सभी द्विध्रुव रूपी परमाणुओं को एक निश्चित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। तो बताइए, इस पूरे पदार्थ का पहला सिरा ऋणावेश, इस पूरे पदार्थ का पहला सिरा ऋणावेश और दूसरा सिरा धनावेश। ठीक है, तो पूरे पदार्थ में एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा पदार्थ द्विध्रुव का रूप बन गया। पूरा का पूरा पदार्थ द्विध्रुव का रूप बन गया, क्योंकि इसका पूरे पदार्थ का पहला सिरा ऋणावेश और दूसरा सिरा धनावेश। ठीक है, तो इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा -q से +q की ओर, -q से +q की ओर। इधर एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया -q से +q की ओर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? तो देखिए, क्लियर? तो अब एक बार इसको पूरा समझते हैं। आप लोगों को ये यहाँ से और यहाँ तक लिखना है डिट्टो, आपकी वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा समझिए कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? होते तो कुचालक है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन हमेशा बद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन जब हम इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, क्या आरोपित करते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं, ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, मोम है, एबोनाइट है, कागज है, तेल है, अभ्रक है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो है जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र नहीं है तब भी द्विध्रुव के रूप में हो। ठीक है, उनको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इसमें आएगा वही जिसमें प्लस और माइनस एक साथ हो, जैसे HCl है, H प्लस Cl माइनस, H2O है, H प्लस OH माइनस, NaCl है, Na प्लस Cl माइनस। क्लियर? इन पदार्थों में होता क्या है कि सामान्य अवस्था में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी द्विध्रुव रूपी परमाणु बिखरे रहते हैं। तो ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्णों को निरस्त कर देंगे, जिसके कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्राप्त होता है? 0। क्लियर? अब आपने क्या किया? इस पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र। ये डायग्राम इधर बनाना है, याद है ना? तो विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से होगा क्या? सभी द्विध्रुव रूपी परमाणुओं पर
एक बलाघूर्ण लगेगा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, जो सभी द्विध्रुव रूपी परमाणुओं को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चूंकि धनावेशों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है, बलाघूर्ण वाले टॉपिक से समझ में आ गया होगा। तो धनावेश इधर और ऋणावेश इधर, तो देखिए पूरे पदार्थ का पहला सिरा ऋणावेश और दूसरा सिरा धनावेश हो गया, धनावेश तो हो गया, तो ये एक द्विध्रुव बन गया, पूरा का पूरा पदार्थ वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस तरह किसका ध्रुवण होता है, आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, किसका ध्रुवण होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां से यहां तक नोट करना है। हम लोगों ने परावैद्युत पदार्थ पढ़ा, समझा, उसकी परिभाषा थ्योरी लिखी हुई है। फिर हम लोगों ने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का पहला प्रकार पढ़ा और उसका ध्रुवण भी पढ़ लिया। अब क्या बचा है, एक ही हमारा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो इसको वहां से यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ तक नोट करके ये दोनों डायग्राम बनाइए। क्लियर है। तो इनसे आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कर लिया, देखिए करिए। चलिए, अब आप लोगों ने ये पूरा का पूरा लिख लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे अगले अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करनी है। तो चलिए, लिख के डायग्राम बना लेने थे आपको। चलिए, अब बात है हमारी किसकी, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। अब हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे, वो सब लिखने के बाद मैं तरीके से लिखवाऊंगा, क्योंकि थ्योरी ही थ्योरी है, और थ्योरी याद रखिए बोल के लिखाई जाती है। मैं फिर भी मैंने पहले पूरा बोर्ड में लिख दिया ही था, अब मैं आपको कुछ बोर्ड से और कुछ बोलकर लिखाऊंगा, इसलिए तैयार रहिए। अब आप लोग दूसरी हेडिंग डालिए, अध्रुवीय दूसरी हेडिंग अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। हेडिंग डाली आप लोगों ने, हेडिंग डाली अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब ध्रुवीय का अध्रुवीय बिल्कुल उल्टा होना है। ध्रुवीय की परिभाषा क्या थी, क्योंकि अब कंपैरिजन से पढ़ेंगे। ध्रुवीय की परिभाषा थी ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वो ध्रुवीय था, तो अध्रुवीय नहीं करेंगे, यानी वे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्रुवीय का उल्टा हो गया अध्रुवीय। ध्रुवीय में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते थे, और अध्रुवीय में नहीं करेंगे। अध्रुवीय में वे पदार्थ जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कौन है, H2O2 Cl2 N2। अब वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस और माइनस नहीं होंगे, प्लस और माइनस नहीं होंगे। तो आप लोगों ने वो लिख लिया था, आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिए थे, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण अच्छी तरह समझ लिया था। उसके बाद हेडिंग डालनी है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और अब इसको नोट कीजिए, क्योंकि अब मैं इसका ध्रुवण समझाने वाला हूँ आपको। चलिए, इसको नोट कीजिए परिभाषा को फटाफट। चलिए, आपने परिभाषा नोट कर ली, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा आगे काम होने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पढ़ लिया, उसका ध्रुवण पढ़ लिया, लिख लीजिए दोनों।
आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा लिख ली, समझ ली। अब उसका ध्रुवण करेंगे, लिखाऊंगा बाद में, पहले समझ लीजिए आराम से। देखिए, आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वो हैं जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर? तो जब वे प्रदर्शित नहीं करते तो वो होते कौन हैं? देखिए, होता क्या है, जो आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है उसके परमाणुओं में, उसके सभी परमाणुओं में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। मतलब आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक परमाणु, आध्रुवी, चलिए बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा। आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होंगे। यानी धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होगा। धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होगा। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, तो जब प्रत्येक परमाणु द्विध्रुव है ही नहीं, तो प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0, प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0, तो पूरे पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण, बोलिए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आपको भी पता है कि मैं जो कुछ समझा रहा हूँ वही भाषा में लिखना है, मैं लिख दूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो समझिए, आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें प्रत्येक परमाणु द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनमें प्रत्येक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होता है। वितरण केंद्र का मतलब है धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मान लीजिए ये आपका परमाणु है जिसमें ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया इस दिशा में, तो धनावेश पर लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल। आप समझ लीजिए ऐसे हैं ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर, और ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर। वो मैं द्विध्रुव के बलाघूर्ण वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ आपको आराम से। अगर दिक्कत है तो वो टॉपिक एक बार दोबारा देख लीजिए क्लास में, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये मान लीजिए धनावेश और ये ऋणावेश, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, दोनों एक ही बिंदु पर उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर धनावेश पर इधर बल लगेगा और ऋणावेश पर इधर। अब आप लगाइए, विद्युत क्षेत्र लगाते जाओगे, एक कंडीशन तो ऐसे ही, जब ये छूट कर अलग हो जाएंगे, धनावेश इधर और ऋणावेश इधर, तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये आपका अणु गोलीय से ऐसी आकृति में आ जाएगा। इधर ऋणावेश और इधर धनावेश, इधर ऋणावेश और इधर धनावेश, बोलिए ऐसे अणु। और फिर विद्युत क्षेत्र की वजह से वो सभी परमाणु आपके संरेखित हो जाएंगे, वो सभी परमाणु क्या हो जाएंगे? संरेखित। तो बताइए, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। क्लियर है? पूरे पदार्थ का पहला सिरा ऋणावेशित, दूसरा सिरा धनावेशित, तो एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये किसका ध्रुवण हुआ? आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का। किसका? आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का। हर एक परावैद्युत पदार्थ में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करना है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को उत्पन्न करना ही उसका ध्रुवण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? उसका ध्रुवण। एक बार फिर समझिए, क्योंकि फिर लिखने का काम बच जाएगा। आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश अलग अलग नहीं होते, मतलब वो द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता परमाणु। प्रत्येक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। देखिए ये ऐसे, जब इन पर आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे, अच्छा विद्युत क्षेत्र 0 है तो प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0, क्योंकि द्विध्रुव है ही नहीं है तो पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0। अब जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते ही धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दोनों के वितरण केंद्र अलग अलग हो जाएंगे।
धनावेश अलग स्थान पर, ऋणावेश अलग स्थान पर, यानी द्विध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विध्रुव। और जब प्रत्येक परमाणु द्विध्रुव बनकर एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे ये सब, तो एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इज दैट क्लियर? तो ये आपके अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण है। किसका ध्रुवण है? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का। क्लियर? अब चलिए इसकी भाषा लिख देता हूं मैं, ये फिर एक बार और आपको समझा देंगे। तो देखिए, चूंकि आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग मेरे साथ इसको लिखिए आराम से। चूंकि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक परमाणु में, मैं देखिए बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, चूंकि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश, धनावेश एवं ऋणावेश का वितरण केंद्र, का वितरण केंद्र एक ही होता है। धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होता है, मतलब धनावेश ऋणावेश एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त, या प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने के कारण संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। प्रत्येक पदार्थ का, पूरे संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। क्लियर? ये यहां तक की कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को लिखते हैं। जब इस पर, किस पर? आपके अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ पर, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो प्रत्येक परमाणु, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इसके प्रत्येक परमाणु में धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, आपके धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं ऋणावेश पर, धनावेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एवं ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत बल लगता है। विपरीत दिशा में एक विद्युत बल लगता है। क्लियर है? अब विद्युत बल लगता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर प्रत्येक परमाणु में धनावेश, प्रत्येक परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र, धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं और संपूर्ण पदार्थ में आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा में, संपूर्ण पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण, एक द्विध्रुव
आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए आप लोगों को मैं परेशानी नहीं आने दे रहा, थ्योरेटिकल टॉपिकों को भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से नोट्स बना सकें। आराम से नोट्स बनाइए, ढंग से पढ़िए और पूरे विश्वास के साथ क्लासें पूरी देखिए और रिवीजन करते रहिए। कोई लापरवाही नहीं पढ़ाई में। याद रखिए इंसान कोई भी कार्य अपनी जिंदगी में करता है, अगर उस कार्य को वो सही तरीके से सही योजना से करेगा तो वो हमेशा सफल होता है। लेकिन अगर हम आधे अधूरे तरीके से आधा अधूरा काम करेंगे, गलत तरीका उपयोग करेंगे, हमारी योजना पूरी तरह से सही नहीं होगी तो हम उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मेरा जो भी कंटेंट पहुँचे वो 100% सही अच्छा पहुँचे, आप लोग उसको ढंग से समझ पाएँ। मेरे पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है मैं उसको भी और काफ़ी सरल से सरल लेने का प्रयास करता हूँ। तब भी आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप लोगों के सुझाव सदैव आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि हमें अपने शिक्षण में, हमारे पढ़ाने में, हमारी टीचिंग में हमें क्या सुधार करना है। इसके लिए हम आपके सुझावों को सदैव मानेंगे, आपके सुझावों के अनुसार खुद में बदलाव करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अब ये कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया सब कुछ। हम एक बार खड़ा खड़ा आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। परावैद्युत पदार्थ वो थे जिनमें इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में था, लेकिन उचित विद्युत क्षेत्र में, अधिकतम विद्युत क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में चला जाता था, यानी वो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता था पदार्थ। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच है, मोम है, वायु है, कागज है, एबोनाइट है, वगैरह वगैरह। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के, एक ध्रुवी और एक अध्रुवी। अब कंपैरिजन से समझना। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वो है जिनके परमाणु बाह्यविद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अध्रुवी के परमाणु द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। ध्रुवी में एग्जाम्पल कौन है? HCl, H2O, NaCl जिनमें प्लस माइनस है। अध्रुवी के कौन है? H2O2, N2 जिनमें प्लस माइनस नहीं है। ध्रुवी का ध्रुवण करना है, सामान्य अवस्था में वो सभी परमाणु अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए रहेंगे। आप उस पर बाह्यविद्युत क्षेत्र लगा दीजिए, तो बाह्यविद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा? सभी परमाणु एक निश्चित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, तो उस पदार्थ में एक द्विध्रुव आवरण उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और इसका ध्रुवण आप समझ ही रहे। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होता है। क्लियर? जिसके कारण इस पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर। जैसे ही आप इस पर विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसके कारण ये दोनों के वितरण केंद्र अलग अलग हो जाएंगे और वो द्विध्रुव बन जाएगा। मान लीजिए धनावेश यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया, ऋणावेश यहाँ पर, तो ये धनावेश और ये ऋणावेश है, तो ये तो पूरा द्विध्रुव बन गया। तो और वो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। इस तरह अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होता है। किसका? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होता है। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को ये लिखना है और याद रखिए ये लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाने। ठीक है, ये जैसे आप लोगों ने अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा लिखी थी, फिर आप लोगों ने ये लिखा और उसके बाद आपको ये लिखना है। ये आपका टॉपिक पूरा हो जाता है और इस टॉपिक के बाद में एक छोटा सा पॉइंट बचता है, उस छोटे से पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करा देते हैं। देखिए आपका ये परावैद्युत पदार्थ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हमारा छोटा सा पॉइंट है ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश एवं वैद्युत प्रवृत्ति, ध्रुवण सदिश एवं वैद्युत प्रवृत्ति। हेडिंग डालिए। चलिए आपने डाल ली हेडिंग, परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए आप लोगों ने ध्रुवण किया था, ध्रुवण में क्या हुआ था, चाहे वो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ था चाहे अध्रुवी, उस पदार्थ में आप लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया था। क्या उत्पन्न किया था? द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा आपके परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की प्रक्रिया में, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की प्रक्रिया में
उसके प्रति एकांक आयतन, उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न, उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को आपका ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्लियर है? तो क्या परिभाषा है? जब हम लोगों ने ध्रुवण किया था तो प्रत्येक पदार्थ में हम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया था। पदार्थ है तो उसका आयतन होगा, तो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी ध्रुवण सदिश है तो पी वेक्टर, तो प्रति एकांक आयतन, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कहते हैं ध्रुवण सदिश। क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो देखिए पी पे स्मॉल पी पे वेक्टर, आपके द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम्ब इनटू मीटर। आपके आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। विमा लिखेंगे तो विमा लिखेंगे, विमा लिखने में क्या होगा? विमा लिखते हुए हम लोगों को अब विमा लिखनी है, तो विमा लिखने में आप लोग पहले कूलम्ब की विमा लिखिए, आपकी T1 और A1 आपका मीटर स्क्वायर है तो नीचे हो गया L2, तो ये हो गया L-2 T1 और A1। क्लियर है? ये है आपका ध्रुवण सदिश। तथा आप लोग एक बात भी जानते हो, तथा पदार्थ में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो कि पदार्थ का ध्रुवण तभी होता था जब विद्युत क्षेत्र लगता था। अगर विद्युत क्षेत्र कम होगा तो ध्रुवण भी कम होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो ध्रुवण भी ज्यादा है। तो जितना विद्युत क्षेत्र है उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जितना विद्युत क्षेत्र है उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। या पी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा काई ई इंटू में ई। अब ये जो काई ई है, जहां काई ई एक समानुपाती नियतांक है, काई ई एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। क्लियर है? तो दो चीजें हैं कि उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश का मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, विमा L-2 T1 और A1। राशि तो सदिश है ही ध्रुवण सदिश, और उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता था वो किस पर निर्भर करता था? विद्युत क्षेत्र पर। किस पर? विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र कम है तो ध्रुवण भी कम, द्विध्रुव आघूर्ण भी कम, और विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा। तो पी वेक्टर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक ले लिया काई ई। काई ई को हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। तो परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ सबको लिखने के बाद में आपको ये और लिखना है। क्लियर? तो इस तरह आज की क्लास हमारी पूरी हो जाती है। परावैद्युत पदार्थ हमारा इसमें कंप्लीट है, परावैद्युत पदार्थ हमारा इसमें कंप्लीट है। तो अच्छी तरह से पढ़िए। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो मैं अगली क्लास में लूँगा क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई। आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, ढंग से रिवीजन करना है और इस टॉपिक को ढंग से ध्यान से सुनना है। मुझे इस टॉपिक में मेरी जो बातें कही गई हैं, मैंने जो बोला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना, आपको ये टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।